दिस इज 2025 एंड इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत तेजी से बूम कर रहा है। चाहे अफोर्डेबल कंपनी टाटा, महिंद्रा या फिर सुजुकी हो, या फिर लग्जरी एंड प्रीमियम ब्रांड मर्सिडीज ही क्यों ना हो, कोई भी पीछे नहीं हट रहा है। हर एक कंपनी अपना एक एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हर एक महीने लॉन्च करे जा रहा है। बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो उसका दो मेन कंपोनेंट होता है। एक होता है उसका मोटर जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को मूवमेंट देता है, और दूसरा होता है उसका बैटरी जो कि उसमें एनर्जी सप्लाई करती है। इसीलिए बैटरी को इलेक्ट्रिक व्हीकल का बैकबोन भी कहा जा सकता है। और इसी बैकबोन में एक्सपर्टीज हासिल करके मार्केट कैप्चर करने निकली है एक चाइनीज कंपनी BYD। लेकिन सवाल बस यही है कि एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आखिर इतना डर क्यों? आखिर कैसे एक चाइनीज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारे पूरे इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को कैप्चर करके हमारी देसी कंपनीज के लिए एक बिगेस्ट नाइटमेयर बन सकती है? ऐसे कई सवालों के जवाब आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। हेलो एंथुसियास्ट, वेलकम टू ऑटो काइनेटो। Before starting the video, hit the like button and subscribe to the channel. Let's get straight into the video. उन सारे सवालों के जवाब ढूंढने से पहले हमें BYD की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। बिल्ड योर ड्रीम्स या फिर कहे BYD, जिसकी शुरुआत होती है ईयर 1995 से शेंजन चाइना में वांग शैंगफू नाम के एक पर्सन के द्वारा। लेकिन शुरुआती दौर में ये कंपनी तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था ही नहीं, बल्कि शुरुआत में यह कंपनी तो मोबाइल फ़ोन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए रिचार्जेबल बैटरीज बनाती थी। पर 2003 में बढ़ती ईवीज़ की डिमांड को देखते हुए इस कंपनी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपना कब्जा जमाना शुरू किया, और एज रिजल्ट कुछ ऐसा है कि BYD एक रिनाउंड ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है, जो कि सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट करती है। और टेस्ला जैसी कंपनी को सिर्फ टक्कर ही नहीं दे रहा, बल्कि कई मायनों में पीछे भी छोड़ चुका है। तो BYD की शुरुआत तो हो चुकी थी, और अब आगे क्या, चलिए जानते हैं। लगभग 30 साल पुरानी ये कंपनी BYD 2003 में जब अपना बिजनेस एक्सपैंड करने का डिसीजन लिया, तब उन लोगों के पास दो ऑप्शन था। या तो आइस व्हीकल यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियां बनाएं, जो कि ऑलरेडी एक क्लटर्ड मार्केट था और कई ग्लोबल जायंट्स बने हुए थे। और दूसरा रास्ता था कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए जहाँ पे उतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं था और एक बहुत बड़ा मार्केट गैप था, या फिर कह लो BYD के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। एंड ऑफ कोर्स BYD ने दूसरा रास्ता चुना, और देखते ही देखते 2007 तक सिर्फ 4 सालों में BYD एक बहुत बड़ी चाइनीज़ कंपनी बन चुकी थी। चाइना के बाद अब बारी थी ग्लोबल बनने की, और इसी बात को फॉलो करते हुए 2007 में BYD ने इंडिया एंटर किया, और साथ ही में तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बना लिया। एंड फर्स्ट फॉरवर्डेड टू अगस्त 2023 जब BYD ने महिंद्रा के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बनाया, जिसका नतीजा आज महिंद्रा XUV 400, महिंद्रा BE6 और महिंद्रा XEV9e जैसे कार्स में BYD की मोस्ट पॉपुलर लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी या फिर LPF बैटरी मिलती है। पहले पहले तो BYD कमर्शियल व्हीकल जैसे बसेस और सिर्फ बैटरीज बनाती थी, और अब प्लान कुछ और है। हाल ही में हुआ ऑटो एक्सपो इंडिया 2025 को अगर आपने फॉलो किया तो आपने BYD के कार्स को ज़रूर से नोटिस किया होगा। BYD सेल जैसे इलेक्ट्रिक सेडान्स और BYD सीलियन 7 जैसी ऑल इलेक्ट्रिक SUVs कंज्यूमर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। नॉट ओनली बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रिक बट ऑल्सो फॉर द स्लिक डिज़ाइन, अग्रेसिव परफॉर्मेंस एंड एडवांस फीचर्स। और सिर्फ यही दो गाड़ियाँ नहीं, BYD Atto 3 जैसी SUV और BYD E-Max 7 जैसी MPV को भी अनवेल किया है, जिसमें से BYD Atto 3 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। हालांकि इन सभी कार्स के प्राइस अभी भी उतना ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन BYD जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, आने वाले कुछ सालों में ये हमारी देसी कंपनीज जैसे टाटा या महिंद्रा के लिए एक बहुत टफ कंपटीटर बन सकता है। लेकिन आखिर इतना पॉपुलैरिटी क्यों? BYD सिर्फ अपनी कार्स के परफॉर्मेंस, डिज़ाइन और रेंज के लिए ही पॉपुलर नहीं है, बल्कि उसका रीज़न कुछ और है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का बैकबोन होता है उसका बैटरी, और बैटरी और BYD का रिश्ता बहुत पुराना है। कुछ सालों पहले तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सिर्फ दो ही बैटरी ऑप्शन मिलता था, या तो लेड एसिड या फिर लिथियम आयन। लेकिन इन दोनों ही बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सेफ या फिर किफ़ायती नहीं है। लेड एसिड बैटरीज आपको ना ही अच्छा ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकती है और ना ही ज़्यादा रेंज, और वहीं पर लिथियम आयन बैटरी को बिना सोचे समझे इस्तेमाल करने पर उसका नतीजा क्या हो सकता है, वो तो सभी लोगों ने ओला स्कूटर्स के साथ होते हुए देख ही लिया है। तो इसीलिए सभी लोगों के मन में एक डर था, और कस्टमर्स के दिल से यह डर निकालने के लिए और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर आया BYD अपनी LPF बैटरी के साथ,
LPF यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी। लेकिन सिर्फ LPF ही क्यों, लिथियम आयन क्यों नहीं? ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसके लिए लिथियम आयन की जगह LPF बैटरीज आज भी कंपनियां रेफर करती है। जहां पे लिथियम आयन बैटरीज में आग लगने का खतरा कहीं ज़्यादा होता है, वहीं पे LPF बैटरीज की हाई थर्मल स्टेबिलिटी की वजह से उसे सेफ माना जाता है। और दूसरी बात है, लिथियम आयन बैटरीज को बहुत ज़्यादा बार चार्ज डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब लिथियम आयन बैटरीज का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। वहीं पे LPF बैटरीज को कई ज़्यादा बार चार्ज डिस्चार्ज करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब LPF बैटरीज का लाइफ स्पैन लिथियम आयन से कहीं ज़्यादा है और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यह बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से महिंद्रा ने भी BYD के साथ पार्टनरशिप किया, क्योंकि महिंद्रा को भी अपनी बॉर्न इलेक्ट्रिक स्टेज की सारी गाड़ियों को सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी सेल करना है। और इसीलिए BYD को एक रिलायबल बैटरी सोर्स मानते हुए महिंद्रा ने उसके साथ पार्टनरशिप कर लिया और यही LPF बैटरी और ब्लेड टेक्नोलॉजी BYD को दूसरे मैन्युफैक्चरर से डिफरेंट बनाती है। इतने कम वक्त में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस, इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स और इतना ज़्यादा मार्केट कैप्चरिंग। लेकिन क्या ये कंपनी सच में इतना ज़्यादा रिलायबल है? क्या ये कंपनी सच में इतना ज़्यादा स्मार्ट है? और क्या ये कंपनी फ्यूचर में हमारे देसी कंपनीज के लिए खतरा बन सकती है? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। सारे एस्पेक्ट्स को अगर मिलाकर देखें तो इस ब्रांड के अंदर पोटेंशियल तो है एक अच्छी और रिलायबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड बनने की और इंडियन मार्केट को और इंडियन कंज्यूमर्स को केटर करने की, पर फिलहाल नहीं। कुछ रीज़न है, बताता हूँ। पहला रीज़न है क्वालिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। BYD को अभी भी वक्त चाहिए इंडियन कंज्यूमर्स को और इंडियन मार्केट को समझने के लिए। हाँ, माना कि इन लोगों के कार्स का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होता है और काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर्स होता है, लेकिन अभी भी इसके पार्ट्स में, इसके पैनल में कुछ क्वर्की बिट्स है जो कि कंपनी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तभी जाके शायद लोग इसके कार्स की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। दूसरा इशू आ सकता है सर्विस को लेकर। अभी भी पैन इंडिया सर्विस अवेलेबल ही नहीं है BYD की तरफ से। मतलब उतने भी ढंग से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी नया है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो है पर उतना ज़्यादा सर्विस सेंटर नहीं है। वहीं पे टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनीज़ के बारे में बात करें तो आपको हर एक इंडियन सिटी में, हर एक इंडियन शायद विलेज में भी एक ना एक टाटा या महिंद्रा का सर्विस सेंटर मिल ही जाएगा। हालांकि कई बार टाटा की सर्विस को लेकर सवाल उठ चुके हैं, लेकिन वो बाद की बात है। तीसरा और मेजर रीज़न हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये सिर्फ BYD के लिए नहीं है, ये सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए दिक्कत बन सकती है, क्योंकि इंडियन रोड्स की हालत हम सबको पता है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, श्री नितिन गडकरी जी के आने के बाद से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे टियर 2 टियर 3 सिटी है या फिर ऐसे कुछ विलेजेस है जहाँ पे अभी भी कच्ची सड़क मिलती है या फिर सड़क ही नहीं है। तो इसके लिए EV को और रफ एंड टफ बनाना पड़ेगा, तभी जाके EVs को पूरे इंडिया में एक्सेप्ट किया जाएगा। एक और प्रॉब्लम है चार्जिंग को लेकर। अभी भी पूरे इंडिया में उतना ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलता है जितना ज़्यादा फ्यूलिंग स्टेशन मिलता है, यानी कि पेट्रोल या डीजल जितनी आसानी से मिलती है, चार्जिंग स्टेशन उतनी आसानी से नहीं मिलता है। और ये सिर्फ कंपनीज़ की दिक्कत नहीं है, ये पूरे इंडिया की दिक्कत है और हमें जल्द से जल्द ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा अगर हम इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन को अपनाना चाहेंगे तो। चौथा और लास्ट रीज़न है प्राइस को लेकर। इंडिया एक काफ़ी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, यहाँ पे प्राइस को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। BYD की कार्स की बात करें तो BYD का सबसे अफोर्डेबल कार्स ऑटो 3 भी 25 से 30 लाख रुपए के अंदर में आता है। वहीं पे टाटा और महिंद्रा की गाड़ियाँ काफ़ी सस्ती है। टाटा पंच और टाटा नेक्सॉन EV जैसी गाड़ियाँ 10 से 17 लाख के बीच में मिलती है और महिंद्रा XUV 400 लगभग 16 से 18 लाख के बीच में मिल जाती है, टॉप मॉडल तक भी। पर ऐसा नहीं कि वक्त कभी बदलता नहीं, वक्त हमेशा बदलता रहता है और शायद आने वाले सालों में BYD का भी वक्त बदले और BYD भी एक पॉलिश्ड, इम्प्रूव और रिलायबल ब्रांड बन के हमारे सामने आए और हमारे देसी कंपनीज को टफ टक्कर दे। आपको क्या लगता है, क्या BYD का वक्त बदलेगा? BYD खुद को इम्प्रूव कर पाएगा और BYD हमारे इंडिया में अपना बिजनेस जमा पाएगा? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर शेयर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, राइड सेफ।